ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए, 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर एंड मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन अनअकैडमी यूपीएससी। चलिए सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए। आप सभी लोगों को बीते हुए होली की ढेरों शुभकामनाएं, रंग उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों का होली काफ़ी अच्छे से मना हुआ होगा। एंड अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, बिलेटेड हैप्पी होली। चलिए आज ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलता है।
पिछले क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के ऊपर में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के ऊपर बात करी थी, लेकिन पूरी तरीके से 15 जो है बात हो नहीं पाई थी। ठीक है, 15 में भी कुछ बात करना शेष रह गया था। हम लोगों ने आर्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट है 103 उसके ऊपर चर्चा की थी और उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी है, लेकिन अभी भी 15 बाकी है। इसके बाद हम लोग बात करें राइट टू इक्वालिटी में अनुच्छेद 16, 17 और 18, ये सारे के सारे अनुच्छेद बाकी है और यहाँ से इस बार प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो फटाफट सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए, सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए आ जाइए। सो आइए हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम रिकैप करना चाहेंगे क्योंकि इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन सा दिख रहा था, तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर दें हम, जबकि मैंने आप लोगों के कमेंट में जाके उसी वक्त जो है सो आपके क्लैरिफिकेशन भी दे दिए थे, बट स्टिल कुछ लोगों को कुछ एक प्रोविजंस में कुछ कन्फ्यूजन है, उसकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। सो आ जाइए, देखिए क्या है। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं आर्ट के जो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 103 अमेंडमेंट एक्ट 103 के ऊपर। इधर ही है ना, आप इधर ही हैं। चलिए देखिए, हम लोग बात करने वाले थे कर रहे थे पिछली क्लास में 103 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर में, यानी कि जो संविधान संशोधन अधिनियम 103 है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा भी किया था। ये इस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये आपके आर्टिकल 15 को और एक बार आर्टिकल 16 को ये क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है। इसके अंदर जो आर्टिकल जो आपके 15.4 है थे, 15.4 एंड 15.5, उन दोनों में अमेंड किया गया है, ठीक है ना। और अमेंड करते हुए एक नया आर्टिकल को ऐड कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल अ न्यू आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 15.6, ठीक है ना। इस 15.6 के अंतर्गत जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसके ऊपर में, तो ईडब्ल्यूएस के ऊपर बात हो रही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात होती है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए क्या किया जाएगा, सो कुछ प्रोविजन किए गए हैं। तो दो प्रोविजन आपके पास है। पहला प्रोविजन तो ये है जो आर्टिकल 15 के अंतर्गत है, वो ये है कि उन्हें एजुकेशनली क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। तो एजुकेशनली प्रमोट करने के लिए इनके पास क्या है कि कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, तो वहां पर एडमिशन के लिए इन्हें क्या किया गया, एडिशनल 10% क्या किया गया, सो रिजर्वेशन देने की बात की है। एडिशनल शब्द कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो लिमिट है वो आप जानते हैं रिजर्वेशन को 50% है, ठीक है। सो कुछ लोगों ने कहा कि 50% प्लस 10% कैसे हो रहा है, तो ये 15% के अलावा इसका मतलब ये हो गया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, जिनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है एज पर द रिजर्वेशन नॉर्म्स, ठीक है ना, उसके अलावा ये क्या मिल रहा है, ये रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि 50% प्लस 10%, ठीक है। सो ये आपके इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल 15.6 ये क्या करता है, प्रोवाइड एडिशनल 10% ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना, फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में किसके लिए, एडमिशन के लिए। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके थे कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर ये जो ईडब्ल्यूएस का जो कंसेप्ट है, यानी कि 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन है सीट को लेकर के, ठीक है ना, एडमिशन के लिए, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये आर्टिकल आपका 15.6 है जो कि अमेंड किया गया आर्टिकल 15.4 और आर्टिकल 15.5, ठीक है ना। और उसका एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 15.6, ठीक है। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने डिटेल में बात करी कि 15.4 क्या कह रहा है, 15.5 क्या कह रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या किया जा रहा है, ये आपके पास 15.6 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी बात की गई है। तो ये जो अमेंडमेंट होगा ये आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट होगा और एक न्यू आर्टिकल जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 16.6, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग अनुच्छेद 16 में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा वो सारे कंफ्यूजन को अब क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब ये देखिए, यहां पर आपको याद होगा जो मैंने आपसे ये भी कहा है कि इस बात को भी, इस प्रोविजन को आप ध्यान में जरूर रखेंगे इस टाइम, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, कि आर्टिकल जो 15.6 है, ठीक है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है ना। हालांकि हाउएवर
सर्टेन साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पोस्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच रिजर्वेशंस, ठीक है, इसको आपको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। Eligibility criteria, that is the 10% reservation will be in addition to the existing cap of 15%। इसका मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो eligibility criteria का मतलब यहाँ हो गया, ये क्या है, additional 10% में आएगा, ये addition to existing cap of 15%, ठीक है ना, additional हो गया ये 10% का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पे और अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम पे जो रिजर्वेशन उनको मिल रहा है वो इस 10% के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब सीधा और साफ ये है कि जो 10% रिजर्वेशन है वो सो कॉल्ड जो जनरल्स हैं, सो कॉल्ड जो जनरल, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल एज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे जिनके लिए रिजर्वेशन किया गया दैट इज कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है ना, यानी कि क्लास, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन करता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) के बारे में, ठीक है। तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनरल के लिए रिजर्वेशन किया गया, ठीक है, इनडायरेक्टली जनरल के लिए रिजर्वेशन किया गया, ना कि डायरेक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे हिंदी में बात करें, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, यानी कि जो मौजूदा आरक्षण है 50% का उसके अतिरिक्त होगा, यानी कि इन एडिशन होगा। और जो पात्रता मानदंड है यानी कि 10% आरक्षण, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 50% के मौजूदा कैप के अलावा होगा कुल आरक्षण को, यानी कि 60% किया जाएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा 50% प्लस 10% को लेकर के, यहां पर अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्लियर है, चलिए आ जाइए साहब, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात करें, नेक्स्ट देखते हैं साहब क्या है। अब आ जाइए, इसी में हम लोग बात कर रहे थे कि जुडिशियल का यहाँ पे एंगल क्या है, क्योंकि जुडिशरी ने क्या कह रखा है, जुडिशरी आप जानते हैं कि कहीं भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कुछ होता है जुडिशरी सामने आती है जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, गार्जियन है, प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक केस आया था 1992 का था, जजमेंट आया था 93 में और इनैक्ट हुआ था 94 में। तो ये था इंदिरा साहनी केस का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, एक फॉर्मूला दिया था कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम रिजर्वेशन होना चाहिए दैट शुड बी कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50%, ठीक है ना। दिस वाज इंदिरा साहनी केस, यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करा 50% रिजर्वेशन का, ये कई बार वायलेट किया गया, ठीक है ना। कई स्टेट हैं जो अपने यहाँ कई हमेशा से इसको क्या करते हैं, वायलेट करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे अव्वल स्थान जो आता है वो किसका आता है, वो आता है तमिलनाडु का, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो तमिलनाडु एक स्टेट है जिसने क्या किया, अपने यहाँ जो रिजर्वेशन है जो वो कोटा कितना दे रखा है, 69% दे रखा है, ठीक, 69%, यानी कि मोर देन 18%, दैट इज इक्वल 19%, ठीक है। सो तमिलनाडु जैसे कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां पर क्या है 69% जो है सो प्लस रिजर्वेशन दिया गया, दैट इज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ इंदिरा साहनी केस, ठीक है ना, 1992, ठीक है। चलिए, सो यहां पर एक हर्डल के रूप में इसको देखा जा रहा है। नेक्स्ट देखते क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफाइड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है कि ईडब्ल्यूएस को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन था जो आपको याद होगा, एक फैमिली इनकम का आधार दिया गया था और दूसरा जो असेट का आधार था इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, यानी कि जो आपके पास असेट कितना है उस आधार पे रखा गया था। अब मैं इसको डिटेल अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बिल्कुल डिटेल कर रखा है आपसे कि क्या होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया, ठीक है ना, इनकम के आधार पे भी और असेट के आधार पे भी, ठीक है ना। यानी कि इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, ठीक है। अब आज 15(6) के बारे में हम लोग बात करते हैं, 15(6) के बारे में। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, दिस आर्टिकल इज एडेड, अब ये आपके काम का है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। आर्टिकल 15(6) क्या कहता है, इज एडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred in clause 1 of article 30। इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे,
ठीक है ना। जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 29 और 30 में, तो 30 में बात किया गया है, तो उसके जो क्लॉज 1 है, ठीक है ना, उसके अलावा ये होगा, ठीक है ना। सो द अमेंडमेंट एम्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू दोज हु डोंट फॉल अंडर आर्टिकल 15(5) एंड 15(4), जिसको लेके कल भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, पिछले क्लास में कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी इफेक्टिविटी क्या होगी, अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। चलिए आ जाइए साहब। सो यहां तक क्लियर है। एक्चुअली क्या है कि एक शब्द होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका है, उसने ये रूलिंग दिया है, ठीक है ना, ये गाइडलाइन दिया था, ठीक है ना, इसलिए कई बार उसने जजमेंट लिया। कभी भी सुप्रीम कोर्ट हार्ट्स भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्लियर कट वायलेशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे रिजर्वेशन 50% के विद इन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना। इसके लिए अभी तक हमारे यहाँ क्या है ना कि कोई जो है सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, यानी कि विधायिका ने भी कार्य नहीं किया है, ना ही कार्यपालिका ने कार्य किया है। कभी भी अगर फिर कोई अगर बात आएगी बैलेंस ऑफ पावर का गड़बड़ होगा, तो फिर जुडिशरी कुछ ना कुछ भी बोलेगी आकर के, ठीक है। सो इसका मतलब इसीलिए तो बोला गया है कि ये जो रिजर्वेशन 10% का दिया गया है, इसके रास्ते में कई रोड़े हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी तमिलनाडु का मामला आपने देखा, और अभी केंद्र सरकार ने भी ये कार्य कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिमिट है वो विधायिका के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है कि ये लिमिट होगा। अगर ये होता तो विधायिका ये कानून पास ही नहीं करती, ठीक है। चले फिर सभी लोग समझ पा रहे हैं ये। सो जुडिशियल एक्टिविज्म के केस में जब हम आएंगे तो फिर इसकी चर्चा हम लोग फिर डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी इस बात को समझिए कि अगर बात करें तो न्यायपालिका के अनुसार ये प्रावधान गलत है, ठीक है। ऐसे आपने कई मामले देखे होंगे, जैसे आपको मैंने अगर पहले पॉलिटी पढ़ाया था तो आपको बताया भी होगा कि जब शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था, उस समय भी विधायिका यानी कि संसद बहुत सारे कानूनों को बना करके क्या कर रही थी, शेड्यूल 9 के अंदर डाल रही थी, और कहा था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी हुई थी, क्योंकि मालूम था कि उस समय जो विधायिका कार्य कर रही थी, जो संसद कार्य कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो संविधान के कई अन्य प्रावधानों को क्या कर रही थी, उसको पूरा करने के उद्देश्य से कर रही थी। जब तक उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कुछ नहीं बोला। जैसे इसका दुरुपयोग अगर कुछ दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलेगी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बार बार ध्यान में रखिएगा, जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो कार्यपालिका नहीं है, वो जो है वो केवल न्यायपालिका, वो ना तो कार्यपालिका है और ना ही विधायिका है, ठीक है। ये सारा का सारा जो अधिकार क्षेत्र है वो विधायिका के अंतर्गत आता है, फिर कार्यपालिका के अंदर आकर के ये एग्जीक्यूशन के लेवल पे आता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इस बात को प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए कि यहां पर कोई गलती है, ठीक है। दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। सो 15 6 प्लीज ध्यान में रखेंगे, और 50% प्लस 10% का रिजर्वेशन ध्यान में रखेंगे, और इसी से जुड़ा हुआ आपका इंदिरा साहनी केस है उसको भी प्लीज और प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। इट इज सो सिंपल। ये 3 बातें जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। और ये करंट का है, इसलिए इसको प्लीज 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 ध्यान में जरूर रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए, हिंदी में भी आपके पास है। ये देखिए, यह अनुच्छेद निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए इसको जोड़ा गया है संविधान के अंतर्गत, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या अनाधिकृत हो या ना हो, ठीक है ना। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा यह कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है कि 15(5) और 15(4) के अंतर्गत SC ST और OBC को जो रिजर्वेशन देना है, जो दिया जा रहा है, उसके अलावा यह रिजर्वेशन है, ठीक है। दैट इज फॉर इनडायरेक्टली फॉर जनरल पीपल। चले फिर आगे साहब, इतनी बातें स्पष्ट हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इतनी बातें क्लियर हैं? सो फटाफट गिव मी योर रिस्पॉन्स। चले, चलिए। सो सारे लोग मुझे प्लीज बता दीजिए, प्लीज समझ में आई बातें? अगर समझ में आई तो प्लीज गिव मी योर थम्स अप। ठीक है, फटाफट एवरीवन गिव मी योर रिस्पॉन्स। इतने लोग आर वॉचिंग दिस मच, और केवल इतने लोग, इतने कम लोग। सो डोंट फॉरगेट टू इवन लाइक दिस। क्रिस्टल क्लियर है? चलिए आ जाइए, ग्रेट हो गया।
चलिए सर, आ जाइए अब अगले एक्ट की तरफ हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़े। हम लोग 16 से बात करना शुरू करते हैं। 16 फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रोविजन है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। देखिए इस आर्टिकल में ये प्रोवाइड किया गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है ना, इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। यानी कि अवसर की समानता के बारे में 16 में बताया गया है। और ये जो अवसर की समानता के बारे में बात हो रहा है, ये कहाँ बात हो रहा है, 16(1) के अंतर्गत बात हो रहा है, आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत बात हो रहा है। इट टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट, in employment and your in appointment to any office under the government, whether it is central government or state government, right? So ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है ना। इट टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के बारे में। और ये जो अवसर की समानता है, ये आपका कौन सा आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 16(1), यही बात कहता है अनुच्छेद 16(a), ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 16(2) क्या कहता है। 16(2) ये कहा गया है कि ये कोरोलरी है आपका 15 का। मैंने पहले भी बताया होगा आपको, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर, ठीक है ना, उसके साथ नियोजन के लिए यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सो आर्टिकल 16(2) सिंपली प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन मैटर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट under the government, whether it is central government or state government offices, right? So यहाँ पर 16(2) के बारे में ये बोला है। तो स्पेसिफिकली इसमें बोल दिया है कि इस आधार पे, यानी कि धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है ना, डिसेंट के आधार पे और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या रेसिडेंस के आधार पे, ठीक है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नियोजन में, एम्प्लॉयमेंट में सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके भी कुछ आपके अपवाद भी हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कहीं के लिए रेसिडेंस का वो क्राइटेरिया बना सकता है। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये रहा हिंदी में, आप ये देख लीजिए हिंदी में क्या कहता है। यह अनुच्छेद यह प्रावधान करता है देखिए यह जो अनुच्छेद है ये क्या प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह है आपका 16(2), ठीक है। 16(3) क्या कहता है, अब ये देखिए 16(3), इसको ध्यान में रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, ठीक है ना। सो अगर ये हम लोग बात करें कि अगर कहीं केंद्र में या राज्य में कभी अगर निवास स्थान को लेकर के कोई क्राइटेरिया अगर बनाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये करने का काम कौन करेगा, दिस वुड बी डन बाय द पार्लियामेंट। यहां आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको प्लीज ध्यान में रखेंगे कि इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी कहीं भी अगर अपॉइंटमेंट के लिए रेसिडेंस के क्लॉज को अगर इंसर्ट किया जा रहा है, अगर जोड़ा जा रहा है, तो दैट वुड बी डन और प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली, राइट। इसको ध्यान में प्लीज रखिएगा, राज्य विधायिका नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट है, दैट इज कॉल्ड संसद, ठीक है। सो 16(3) इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिंदी में क्या कहता है, यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकार के रूप में रोजगार या नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास स्थान निर्धारित कर सकती है। तो ये कर रहा कौन है, दिस इज योर संसद। इसको प्लीज और प्लीज ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है साहब। सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, चलिए ग्रेट। सो इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो फटाफट गिव मी योर कमेंट्स, और कमेंट्स नहीं बल्कि लाइक्स देते रहें मुझे, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप ये समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 16(3) के बाद हम लोग बात करें 16(4). 16(4) क्या कहता है साहब, ये देखिए 16(4) आर्टिकल 16(4) क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है साहब, अंडर दिस आर्टिकल स्टेट यानी कि सरकार कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, किसके लिए, अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कभी किसी राज्य सेवा के अधीन अगर मान लेते हैं कोई भी पिछड़ा वर्ग है और उसका समुचित अगर प्रतिनिधित्व अगर नहीं है,
किसके अंतर्गत? उस राज्य सेवा के अधीन। तो सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है वो उनके लिए राज्य स्तर पर में उनकी नियुक्ति में क्या कर सकता है? कुछ विशेष प्रावधान के अंतर्गत आरक्षण कर सकता है, ठीक है ना। सो इस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है जो राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व जिनको नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। यानी कि नहीं, समुचित प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी आबादी है और जितने वहां पर में जो है पोस्ट ऑफिसेस हैं उसके रेस्पेक्ट में, उस रेशियो में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपके लिए विशेष प्रावधान करके आपको क्या किया जाएगा? रिजर्व किया जाएगा, ताकि आप उस सर्विसेज में जो स्टेट सर्विसेज हैं उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है सारे लोगों का साहब? सो 16(4) को भी प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा। 16(5) क्या कहता है? 16(5) क्या कहता है? 16(5) ये कहता है कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय of any religious organization, person of that religious community will be given priority under this article। बिल्कुल क्लियर है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आप इन जनरल समझते हैं 16 के अंतर्गत। किसी भी धार्मिक संगठन के एक कर्मचारी की भर्ती के लिए उस धार्मिक समुदाय के व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लेते हैं कि कोई भी रिलीजियस संगठन है, ठीक है ना, और उसके अंतर्गत अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को अगर क्या करना है? रिक्रूट करना है, ठीक है ना, तो इस बात के लिए क्या किया सकता है? उस व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो उस धार्मिक संस्था के संप्रदाय यानी कि उस धर्म विशेष से वो क्या करता है? बिलोंग करता होगा, ठीक है ना, बिलोंग करे। इस बात में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 16(4) आप देख रहे हैं, जो 16(5) आप देख रहे हैं, ये सब क्या है कि जो इन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग हमारी 16 है उससे थोड़ा सा इतर जाता है। लेकिन ये सब अगर हम लोग बात करें तो ये सब क्या है? ये सबके विकास के लिए, समुचित विकास के बारे में चर्चा की गई है। सो अगर इसको लोग हम ऐसे समझें, अगर हम लोग डायरेक्टली ना समझ के इनडायरेक्टली अगर हम लोग समझें तो दीज आर क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। दिस इज नॉट कॉल्ड फेवरेटिज्म, इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है? ये आ जाइए। सो 16(5) हो गया ये आपका, डिटेल में प्लीज ध्यान में रखिए। अब देखिए 16(6) क्या कहता है? फिर से ये संविधान संशोधन अधिनियम 103 के द्वारा 2019 में इसको जोड़ा गया। एक तो 15(6) जोड़ा गया, दूसरा 16(6) जोड़ा गया, ठीक है ना। 16(6) में क्या कहता है? ये देखिए क्या है। दिस आर्टिकल इज added to provide reservation to people from economically weaker section in the government posts, ठीक है ना, गवर्नमेंट पोस्ट में, ठीक है ना। रिजर्वेशन की बात ये करता है, EWS के लिए बात करता है, ठीक है। यह अनुच्छेद सरकारी पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। सो आर्टिकल 16(6) is this, ठीक है साहब? सभी लोग समझ पा रहे हैं? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 15(6) है और 16(6) में कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं? फटाफट सभी लोग मुझे एक बार अपना रिस्पॉन्स बता दें ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, ये ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से कोई प्रश्न आपके लिए छूटे ना, ठीक है। चाहे वो आपका करंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे ये आपका क्या कहते हैं पॉलिटी के जो स्टैटिक सेक्शंस हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैटिक का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वैसे जान लीजिए कि पॉलिटी कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, पॉलिटी हमेशा डायनामिक है, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 15 अनुच्छेद 15 पढ़ते थे, नए प्रावधान आ गए, इसको आप करंट में नहीं करेंगे, बल्कि ये डायनामिक है। जो पॉलिटी है वो आपका इवॉल्व हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप जानते हो ऑर्गेनिक है, ये हमेशा इसमें अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट योर करंट, इट्स अबाउट योर पॉलिटी, ठीक है। सो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो कुछ भी जो आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सबों के साथ हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। अगर इसके बिना अगर आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, फिर तो पॉलिटी का मतलब ही कुछ नहीं है। पॉलिटी को एक बार पढ़ लीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने सुना था, किसी एजुकेटर ने कहा भी था, मैं उनसे इत्तेफाक भी रखता हूं कि देखिए 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के लिए थोड़ा केक वॉक हो जाता है। उसका रीज़न है क्या है? वो एक हिस्ट्री का, दूसरा पॉलिटी। यस, याद आ गया, नीरज सर ने कहा था, नीरज पारिक सर ने कहा था कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये होता है कि इजी जो हिस्ट्री है और जो पॉलिटी है वो बहुत ईजी केक वॉक है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं पीटी के लिए, तो आपको मैंने कई बार कहा है कि आप देखेंगे 48 से लेकर के 55 के बीच में अगर क्वेश्चन आपके हैं निगेटिव हटा करके, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि 48 भी सिलेक्शन पे गया हुआ है, कट ऑफ गया हुआ है, डिपेंड करता है वैकेंसी एंड द पेपर के नेचर के ऊपर में, ठीक है। फिर भी मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा कि 58 आप सेफर साइड लेके चलें। अगर 58 आप करके आ रहे हैं निगेटिव हटा करके, तो आप सुपर सेफ है, आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए, कुछ भी आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अब चलते चलिए, अब इसमें होता क्या है कि अगर आप बात करें तो हिस्ट्री और पॉलिटी दो ऐसा है
कि इसमें अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपके दिमाग में रहती हैं, कुछ चीजों को बस ऐड ऑन करना होता है और थोड़ा सा कुछ एनालिटिकल चीजों को आपको समझना होता है, ठीक है ना। और यूपीएससी में क्या है, आप देखेंगे कि हमेशा एनालिसिस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे वो पीटी का हो, चाहे वो मेंस का हो, या वो आपका इंटरव्यू का पार्ट हो, ठीक है। इसीलिए ये जो सारा का सारा ये यज्ञ हो रहा है ना, ये अभी आपके लिए यूपीएससी एज का ये यज्ञ है, ठीक है ना, ये अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना, जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो सारी चीजें अब जो है वही सारी चीजें आने वाली। अरे नहीं यार, ये जो पॉलिटी है ना वो डायनामिक है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती है और उसी एडिशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, आपको पढ़ना भी पड़ता है। कई लोगों ने कहा कि सर पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ाया, तो मैंने कहा कि प्लस पे कई चीजें मैंने पढ़ाई, कई चीजें यहाँ पे पढ़ाई, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका डिमांड क्या है। तो अब एक जो भी एक एक्सपीरियंस आदमी होता है ना, वो एग्जामिनेशन को देख करके उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ें तो आपका संविधान जानते इतना मोटा है कि अगर उसको पढ़ने बैठे अगर आप, तो आपका पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, फिर भी उसकी समझ आपकी परिपक्व नहीं हो पाएगी और आप एग्जाम भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर होता है कि स्मार्टली आपको पढ़ना होता है, इंटेलिजेंटली आपको क्या करना है, सारी चीजों को हैंडल करना होता है, ठीक है। कि क्या एग्जामिनेशन का इस बार का आपका ये एग्जामिनर का जो होगा या जो एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका क्या इस बार का अप्रोच होना चाहिए। ये हर साल आपका बदलता रहेगा, ये हमेशा क्या होता है, ये स्टैटिक नहीं होगा। हाँ, स्टैटिक क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी समझ है ना वो स्टैटिक है, बल्कि डायनामिक क्या है, ये बिल्कुल पॉलिटी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कभी भी ये आपका क्या होता है, स्टैटिक हो ही नहीं सकता है। स्टैटिक क्या है, केवल प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो इन चीजों को प्लीज और प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आ जाइए सभी लोग। चलिए, सो इस यज्ञ के आप लोग क्या है, आप लोग जजमान है भाई, ठीक है। जजमान आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए तरीके से, ठीक है। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है परेशान मत होइए, बिल्कुल आपका होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिए। जितने भी लोग हैं सारे लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, कोई भी जितने भी एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि हिस्ट्री और पॉलिटी आप ये समझ रहे हैं ना कि स्टैटिक है। यहाँ से 80% क्वेश्चन अगर आपने एक बार पहले भी मेरे से पढ़ा हुआ है, एज में भी पढ़ रहे हैं, तो आप ये जान के चलिए यहाँ से कम सवाल गलत होंगे आपके, ठीक है। अगर आप सीरियसली ध्यान से ध्यान आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और 18 से 20 क्वेश्चन कम से कम आप देखेंगे, ये फ्लक्चुएट करता रहता है पेपर। एक बार तो कहने को 6 पे क्वेश्चन भी चला गया है यूपीएससी में पॉलिटी का, और देखेंगे तो 22 से 24 क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। इस 7 साल के पीछे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी लूंगा, तो कम से कम मैं 25 से 28 क्वेश्चन तो आपका फॉर श्योर करने वाला हूँ, चिंता ना करें। आप बिल्कुल इसको ध्यान से करते रहिए और यहाँ से गलतियाँ कम होंगी, यहाँ से गलतियाँ कम होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में थोड़ा कलम को संभाल के टिक कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यह आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, पता चला कि हमने ज़्यादा करने के चक्कर में अपना वो नुकसान तो क्या ही किया है, प्लस नेगेटिव के चक्कर में दूसरे क्वेश्चन का भी कुछ हिस्सा ले लिया है, ठीक है। तो संभल करके क्या कीजिए, क्वेश्चन को कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी आपका बेड रॉक होगा। बेड रॉक आप समझते हैं ना, बेड रॉक होने वाला है, क्योंकि इसी की पूरी इमारत खड़ी रहेगी, ये जान लीजिए। क्योंकि पीटी बहुत ज़्यादा डाइसी है, बहुत ज़्यादा डाइसी है, और ये वो सेक्शन है जहाँ से आपसे गलतियाँ कम हो सकती हैं। और भगवान से मनाइए कि जिस तरह पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ाता रहूँ, तो फिर आपके लिए पीटी बिल्कुल ही ईजी होने वाला है, चिंता ना करें। चलें फिर आगे साहब। यस पूजा, मुझे याद है इसलिए मैंने ये कोट किया था। एकदम बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी दो ऐसा सेक्शन है कि बिल्कुल रट जाइए, यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी आपके पीटी होने की बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाए साहब, आ जाइए। 16(6) हो गया हमारे पास। अब आ जाइए आर्टिकल 17 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है हमारे लिए, आर्टिकल 17 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 17, आइए उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, किसी भी ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, इसको आप चैलेंज समझिए, चुनौती है ये। और चुनौती क्या होता है ना कि स्मार्टली हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। चुनौती को अगर आप बोझ समझेंगे ना, तो बोझ ही ये रह जाएगा, और पीटी भी क्लियर नहीं होगा, मेंस भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो इसको बोझ मत समझिए, इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंटली, बिल्कुल परिपक्वता के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ, ठीक है ना। एक तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपके ऊपर अपना संयम होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और थोड़ा संतोष होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपको लगेगा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अगर इतना कुछ करेंगे ना, तो आप जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, जो स्टमक का सिस्टम है, कि अगर बहुत सारी चीज़ों को आप खा लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका पेट भी अलाउ नहीं करता और आपका इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। सेम पढ़ाई के तरीके से भी दिमाग के लिए भी है कि जो आपके दिमाग में सुग्राह्य हो रहा है ना, जो इजीली जा रहा है, जो हिट कर रहा है, उसको जरूर करवाइए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इसको मैं करंट से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें, भगवान से मनाइए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे आपके आ जाए यहाँ से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आना चाहिए। चले साहब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिकल 17, ठीक है। लक्ष्मीकांत एक किताब को कमेंट में दे रहा था, लक्ष्मीकांत सर की किताब भी इतनी मोटी है, ठीक है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन और भी मोटी है, ठीक है ना, उसमें से निकाला गया इतना। और अभी जो ये यूपीएससी एज चल रहा है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, यज्ञ है, ठीक है ना। हम लोग यज्ञ कर रहे हैं कि जल्दी से शॉर्टकट में हमारे पास कुछ सॉलिड सा प्रोग्राम हो जाए और हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाए। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, काम को करते रहिए, स्टे विथ ऑनेस्टी विद दिस प्रोग्राम यूपीएससी एज, ठीक है ना, बिल्कुल जुड़े रहिए इससे। चलिए आ जाइए साहब, आर्टिकल 17 क्या कहता है ये देखिए। इसमें सिंपल सी बात कही गई है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का जो है सो अंत करने की बात कही गई है, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, ठीक है। यद्यपि कि कहीं भी हमारे संविधान में इस बात को डिफाइन नहीं किया गया, नोवेयर इट इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एग्जैक्टली अनटचेबिलिटी इज। यद्यपि हमारे संविधान में कहीं भी इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत क्या होता है, ठीक है। तो इस मामले में जुडिशियल कुछ प्रोनाउंसमेंट्स आई हुई हैं, ठीक है ना। मैसूर हाई कोर्ट जो है, मैसूर हाई कोर्ट, इसने अनटचेबिलिटी को रेफर किया है कि ये ग्रामेटिकल सेंस में हम नहीं ले सकते, लिटरल सेंस में नहीं ले सकते, ठीक है ना। यानी कि छुआछूत का मतलब ऐसा नहीं है कि टच मी नॉट का कंसेप्ट, मिमोसा का पौधा है, टच किया, टर्बिटी आ गई और वो सेट हो गया, ठीक है ना। कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे कि इधर जाना नहीं है, छुआछूत संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। दैट इज नॉट ग्रामेटिकली, नॉट लिटरली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो मैसूर हाई कोर्ट ने बताया है उसमें बताया है कि ये सोशल डिसेबिलिटी से, इसका मतलब क्या है, ये सोशल डिसेबिलिटी से, ठीक है, ये सामाजिक विकलांगता है, ये सामाजिक विकलांगता है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी आपको डिफाइन करके बताया होगा अनटचेबिलिटी के बारे में कि जुडिशरी ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन करते हुए बताया है कि ये हिंदुओं में फैली एक सामाजिक कुरीति है जिसमें जन्म के आधार पर उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट जुडिशरी डिफाइंड अनटचेबिलिटी एज अ सोशल इविल prevalent in Hinduism practiced on the basis of birth where upper caste discriminates with the lower caste। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सोशल डिसेबिलिटी है आपके पास, जो सामाजिक विकलांगता है, वो किस आधार पे है, जन्म के आधार पे है, ठीक है ना। कुछ खास जो आपके जाति के हैं, वर्ण के लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं, वर्ग नहीं, वर्ग तो मैंने आपको बताया कि इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, और जो कास्ट है वो क्या आपका सोशल कंसेप्ट है। उनके साथ जो भेदभाव होता है, ठीक है ना, उसको खत्म करने की बात कही गई है। कहां से कहा गया, मैसूर हाई कोर्ट में, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं। सो ये जन्म के आधार पे है और कुछ खास वर्गों के साथ, कुछ खास वर्णों के लोगों के साथ, कुछ खास जाति के लोगों के साथ क्या कहता है, ये विकलांगता को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना। टच मी नॉट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पहले क्या होता था कि अगर गांव में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो एक सड़क होती थी, उसमें कुछ खास समुदाय के लोग ही चलते थे, सारे लोगों को चलने की इजाजत नहीं थी। ये तालाब होता था, उस तालाब का पानी लेने का अधिकार कुछ खास जाति के लोगों को ही था। इस कुएं का पानी लेने का अधिकार कुछ खास लोगों को ही था। ये इस मंदिर में आने का अधिकार कुछ खास लोगों के लिए ही था। आप देखेंगे गाँव में जाएंगे तो देखिएगा एक मेन गांव के बीच में एक मंदिर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, जहां पर उच्च जाति के लोग आते हैं, जनरली नीचे जाति के लोग नहीं जाते हैं। उनके छोटे मोटे देवी देवता होते हैं, गांव के आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जो गांव की परिधि होती है वहां पे लोग होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हायरार्की आपको रिलीजन में भी दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये इतनी बातें क्लियर हैं? अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इतनी बातें समझ पा रहे हैं हम लोग? इतनी क्लैरिटी है हमारे पास? डन। चलिए, सो ये कहा गया अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बस जुडिशरी के इनिशिएटिव पे हमने समझा क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ सोशल डिसेबिलिटी, ये सामाजिक विकलांगता है, वो जो किस आधार पे है, जन्म के आधार पे है, ठीक है साहब। चलिए आ जाइए। फिर मैंने फंडामेंटल राइट्स शुरू करने से पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ क्या होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए संसद में कानून बनाकर उसको लागू करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसका प्रावधान संविधान में है और वो सीधे किसी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जो जितने भी आपके मानवाधिकार है वो खुद ब खुद सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिनके ऊपर में कानून बनाने की जरूरत होती है और कानून बनने के बाद ही उसे प्रभावकारी तरीके से क्या किया जाता है, लागू किया जा सकता है। उसी में अनुच्छेद 17 भी है। सो 17 को अगर हम अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत के अंत करने की बात कर रहे हैं, तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, यानी खुद से ये लागू नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है। और इसी कारण से संसद ने क्या किया, एक कानून बनाया, ठीक है ना। संसद ने कानून क्या किया, पारित किया, पार्लियामेंट पास्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट इन 1955, ठीक है ना। यानी कि जो संसद है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, ठीक है, जो अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1955 से लागू हुआ। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि कैसे मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन होगा। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है
कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो दो बातें मैं कह रहा हूं कि कुछ मौलिक अधिकार सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं जो खुद ब खुद लागू हो जाएंगे, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। उनमें से क्या है, अनुच्छेद 17 भी है, जिसे अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अंतर्गत पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून बनाया। और वो कानून कौन सा था? पहला संसद ने 1955 में बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जो कि इफेक्टिव हुआ 1 जून 1955 को। आगे चल करके इसमें संशोधन किया गया। ये जो 1955 का जो एक्ट आया, इसे 1976 में 1976 में क्या किया गया? संशोधित किया गया, संशोधित किया गया। ठीक है, ये देखिए, दिस एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड एंड रीनेम्ड इन 1976, यानी कि 1955 के एक्ट को क्या किया? संशोधित किया गया और इसको रीनेम कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यानी कि एट प्रेजेंट जो आपके पास है ये अधिकार, ये किस एक्ट, ये किस नाम से? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से। जबकि पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। अब इसका नाम क्या बदल के हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो इस प्रोविजन को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकता है, ये डाल करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एक्ट है आपके पास, जो इस एक्ट के द्वारा जो राइट आपको दिया गया, ठीक है ना, तो ये जो एक्ट आपके लिए लाया गया है ना, ये जो एक्ट लाया गया है, ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए लाया गया है। ठीक है ना, इसमें इसका मतलब क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उनके साथ क्या गया? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जिस तरीके से जनरल पब्लिक के लिए कोई भी सर्विसेज अगर अवेलेबल है, ठीक है ना, या कोई भी प्लेस अगर अवेलेबल है, तो वो SC और ST के लोगों के लिए भी होना चाहिए। यह अधिनियम यह बताता है कि जो कुछ भी आम जनता के लिए खुला है, ठीक है ना, वो अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए भी खुला होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर सब्जी वाला है और उसको पता चल जाए कि ये अछूत जाति से है, तो हो सकता है कि पहले ये होता था कि वो सब्जी वाला उसको वो सामान देने से मना कर दे, वो सब्जी देने से मना कर दे। तो नो शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल देम, नो पर्सन मे रिफ्यूज टू रेंडर एनी सर्विस। आप जानते हैं कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, डॉक्टर सेवा देता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेवा देते हैं, कोई इस बात के लिए उसको सेवा देने से इनकार नहीं कर सकता कि वो अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये टू एनी सर्विस टू एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कोई भी दुकानदार उन्हें बेचने से मना नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी सेवा को देने से मना नहीं कर सकता। ये सारा का सारा इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है साहब लोग, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? आई होप कि ये लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, धारा 7, अरे बाप रे, धारा 7 तक मत जाइए, वकालत मत कीजिए। ठीक है, यू आर राइट, क्या नाम है इनका? रोमा सिंह, यू आर राइट। ठीक है, चलिए, यू आर ग्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आगे बात करना शुरू करें। चलिए आ जाइए साहब। अब देखिए, कोई अगर इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है और आपके पास जो है कारावास का भी प्रावधान है। कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है साहब, ठीक है, डन। चलिए, चलें, चलिए देखिए, अब वो समय आ गया है जो हमारे प्यारे बच्चे जो लोग भी यूपीएससी देने के लिए आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने 4-5 महीने पहले से भी बोला है कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए, आपका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और जो कुछ भी मैंने अभी तक किया है, जो यूपीएससी एज में मैं करवा रहा हूँ और जो मैंने इससे पहले किया है, वो सारे आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए किया है। अगर अब आप देखिए कि अगर आप पिछले साल के प्रश्नों को अगर हल कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अब मैं ये नहीं कहूँगा किताब को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये मैं अब नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि यूपीएससी के लिए किताब पढ़ना हमेशा ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। बिना पढ़े हुए आप नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके पास नेचुरल एबिलिटी नहीं आएगी, नेचुरल फ्लेयर नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। पीटी को आप रट सकते हैं, लेकिन मेंस में क्या करेंगे आप। और आपको मैंने ये बताया है कि यूपीएससी के लिए पीटी और मेंस दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन जो अप्रोच होगा ना वो पढ़ के भी आपको साथ डेवलप होगा। मैं तो अपने आइडियाज़ आपको दे दूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरे आइडियाज़ से ही यूपीएससी चलेगी, ठीक है। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दैट आई एम गिविंग टू यू, एंड दैट्स व्हाई वी से कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे है, वहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपके लिए आप जानते हैं कि 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल कम कर दिया गया है, ठीक है ना। सो समवेयर अराउंड 43,000 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। आप क्या और आप चाहिए आपको, अगर आप इफ़ यू यूज़ दिस कोड PAVAN10 यू कैन गेट इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट जो भी फीस है। और ये कम से कम ये 43,000 के अराउंड आ रहा है, 43,800 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है ना। क्योंकि अभी जब तक आप प्रैक्टिस, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यूपीएससी इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को भी मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था कि सर कैसे याद होगा, कैसे याद करेंगे। तो एक बात बताइए मुझे कि क्या हमें बचपन में ABCD आता था, क ख ग घ आता था, क्या वर्तनी आती थी, क्या हमें वाक्य बनाना आता था, आर वी एलिजिबल कि हम क्या करें सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाए? नहीं, हमें सारी चीज़ सीखनी पड़ी। उसको बार बार हमने अभ्यास किया। हम बचपन में जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है, आपको और लिखना सिखाया गया, आपने लिखना सीखा। इसी तरीके से पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ें। कई लोग नॉन टेक होंगे, कोई टेक्निकल साइड से होंगे, तो जिनका जो इलाका पहले से होगा वो उनका फेवरेट इलाका होगा। लेकिन बाकी सारे लोगों को यहाँ पर देखिए, यूपीएससी ने भी जीएस को क्यों कर दिया, तरजीह देना शुरू कर दिया, इसलिए ताकि सारे लोग इक्वल फुटिंग पे आ जाए। पहले ये होता था कि 2-2 ऑप्शनल होते थे, ठीक है ना, उसमें 4 पेपर होते थे, ठीक है। और 4 ऑप्शनल यानी कि 600-1200 नंबर का केवल ऑप्शनल होता था। अगर किसी ने दबा करके ऑप्शनल को रट लिया ना, तो ऑप्शनल के बेसिस पे भी कई लोग ऐसे हैं जो कि IRS IAS तक बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अब यूपीएससी ने सबको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए क्या है, जीएस का प्रोविजन कर दिया है, ताकि हो सकता है किसी को पॉलिटी अच्छी लग रही हो, किसी को पॉलिटी समझ में नहीं आता हो, लेकिन उसको इकोनॉमिक समझ में आता हो क्योंकि इकोनॉमिक का बैकग्राउंड रहा हो, किसी को ज्योग्राफी समझ में आ रहा हो, किसी को हिस्ट्री समझ में नहीं आता हो, लेकिन अब तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और सारी चीज़ों को यहाँ इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे वो आप पीटी के लिए अभ्यास करें, चाहे वो मेंस के लिए करें। देखिए, आपका टारगेट पीटी केवल क्रैक नहीं करना है, आपका टारगेट है अल्टीमेटली यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है ना। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको अपने सर्विसेज में जाना है, ठीक है। आप पीटी करके अगर मान लीजिए फिर से अगर मेंस आपका क्वालिफाई नहीं किया तो क्या करेंगे आप, फिर से तैयारी करेंगे, फिर पीटी लेके क्या करेंगे, अचार थोड़े ना डालेंगे हम लोग। या मेंस क्लियर करके आप इंटरव्यू रह गए तो फिर क्या करेंगे, फिर से आपको पीटी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो आपको बार बार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया जाता है, PAVAN10 का कोड ये है, वो इसके पीछे की वजह यही है कि आप आइए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतनी प्रैक्टिस को कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है जस्ट डू दैट, ठीक है। और अभी तो अपॉर्चुनिटी है, जितने मैक्सिमम लोग इनरोल हो सकते हैं इनरोल हो जाइए, ठीक है। पता नहीं फीस कब बढ़ जाए, ठीक है, ये तो हमारे हाथ में होता नहीं है, ठीक है। हमें तो बताया गया कि हाँ भाई फीस कम हो गई, हमने आपको बता दिया। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप तैयारी यूपीएससी करना चाहते हैं, अब सोचिए कि कोई गांव में रह करके कैसे तैयारी करेगा शहर में आकर के, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो। और आपके पास इतनी सब्सिडाइज आपकी सारी चीज़ें अब हो गई हैं और फिर भी यू पीपल आर मेकिंग अ डिले, तो इट्स योर चॉइस, इसमें हम कुछ नहीं करते। इसलिए मैं कम से कम ही बोलता हूँ ताकि आप जितनी बात आप समझ सकते हैं उतनी बात करें, ठीक है। 2 साल का समय आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। चलिए आ जाइए, अब ज़्यादा हम इधर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। मैंने बता दिया, दिस इज़ माय कोड। अगर आप आना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, यू कम, सारी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा संयम के साथ आइए, सारी चीज़ें होंगी। आप जाके देखिए, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ाया, जो मैंने पॉलिटी पढ़ाया, जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, जाके देखिए बच्चे का। हाँ, अब ये माध्यम का कभी किसी का इशू हो गया हो, अलग इशू है, उसको भी माध्यम के इशू को भी मैंने खत्म कर दिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अब अवेलेबल होते हैं। मेरे सारे के सारे PPT इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं, सर कोई इशू नहीं है। यहाँ भी इंग्लिश, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों। आप बताइए कि आप, कई लोग बच्चे बोलते हैं कि सर अंग्रेजी है, नहीं हिंदी हिंदी हिंदी। अरे भाई, आप IAS बन जाएंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी भी तो आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है, और बेसिक इंग्लिश है जो आपको आनी चाहिए। फिर भी मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप मिले, ठीक है। चलिए, आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है। आपने कहा कि हिंदी, मैंने हिंदी भी कर दिया, वर्ड टू वर्ड कर दिया, मेरा प्रेशर बढ़ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं उसके लिए क्या होना चाहिए, ये कार्यक्रम सफल होना चाहिए। डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 18, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू क्वालिटी में ये आखिरी आर्टिकल हमारे पास है, लेकिन यहां भी बहुत सारी चीजें हैं, कई डिस्प्यूट्स हैं। उन डिस्प्यूट्स के साथ आर्टिकल 18 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या कहा गया है, बस इतनी सी बातें कही गई हैं। उपाधियों का अंत,
एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका मतलब क्या है कि सरकार किसी व्यक्ति को क्या करेगा, कोई भी उपाधि धारण नहीं करवाएगा। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स स्टेट कन्फरिंग एनी टाइटल टू एनीवन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति को टाइटल दे करके क्या किया जाता, समाज में इनइक्वल फील करवाया जाता था, उसको अनकॉमन फील करवाया जाता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए मेरे घर में चूल्हा जले न जले, लेकिन मैं राय बहादुर, मैं महाराजा धीराज, कहने से क्या होता था, एक फीलिंग आती थी कि महाराजा धीराज हैं, राय बहादुर साहब है, नवाब साहब है। इसका मतलब क्या है कि आम जनता से अलग है। इसका मतलब क्या है कि इस भारत के संविधान के अंतर्गत हम सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जैसे हमने नवाब साहब बोला, राय बहादुर बोला, महाराजा बोला, वैसे आप अनकॉमन हो गए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपका पोजीशन अलग हो गया सोसाइटी में, यू बिकम एन एफ्लुएंट क्लास, आप सोसाइटी का अलग थिंक क्लास हो गए, संभ्रांत क्लास हो गए। तो कहा गया भैया कि इस आधार पे जो भी भेदभाव हो रहा है, क्यों राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो किसी को भी उपाधि दे करके हम किसी को क्या करेंगे, अननेसेसरी का उसको इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं दे सकते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिलवा सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसको भी क्या है, कॉमनली ट्रीट किया जा रहा होगा। लेकिन इसके अलावा कई जगह पर क्या है कि कुछ इसके अपवाद भी हैं। 18(1) में क्या कहा गया, 18(1) के अंतर्गत ही हम लोग बात करें तो इसमें मिलिट्री और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, यानी कि जो आपकी विशेषता है, सैन्य और एकेडमिक जो एक्सेलेंस है, उसकी वजह से आप मिलिट्री टाइटल्स को ओन कर सकते हैं, आप एकेडमिक टाइटल्स को ओन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने PhD कर लिया, ठीक है, आप डॉक्टरेट हो गए, आपने बहुत बड़ा काम किया, रिसर्च किया, यू डिड सम रिसर्च किया आपने कुछ, और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लें कि आज कोरोना वायरस के ऊपर में कोई वायरल की दवा, आप जानते हैं वायरस, कोई भी वायरल डिजीज है उसके लिए कोई मेडिसिन बनती ही नहीं है। बैक्टीरियल के लिए बन सकता है, प्रोटोजोन्स के लिए बन सकता है, वायरल के लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे कोरोना वायरस के लिए कोई मेडिसिन अगर बना दिया, ठीक है ना, रिसर्च किया, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। आज जानते हैं मोर देन 67 कंट्रीज वर्ल्ड के अभी कोरोना के इफेक्ट में है, मोर देन 67 कंट्रीज, 67 देश से ज्यादा, ठीक है। और अगर किसी ने बना दिया तो ये क्या है, इट्स अ ह्यूमन काइंड, जो काइंड है उसके लिए सर्विस दिया गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मान लेते कोई PhD करता है, कोई डॉक्टरेट करता है, कोई डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर लिखने का अधिकार है, ही कुड राइट डॉक्टर बिफोर हिज नेम। कोई अगर आर्मी में, नेवी में, मिलिट्री में, कहीं भी किसी भी सर्विसेज में है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी, तो अगर वो किसी रैंक पे अगर है तो ही कैन होल्ड दैट रैंक। जैसे मान लीजिए समबडी इज कर्नल, ही कुड राइट विथ ऑल रेस्पेक्ट एंड प्राइड, ही इज अ कर्नल, ठीक है, सो ही कैन यूज दैट। तो यहां पर क्या है, दो अपवाद दिए गए हैं आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत ही। पहला है आपके पास मिलिट्री और दूसरा है एकेडमिक, यानी कि पहला है आपके पास सैन्य और दूसरा है शैक्षणिक, ठीक है साहब। दूसरी बात तो ये हो गया 18, जिसको हम लोग जनरली समझते हैं। 18(2) से हमें चीजों को याद रखना पड़ेगा। 18(2) क्या कहता है साहब, अगर मान लेते किसी भी विदेशी राज्य से, यानी कि भारत के अलावा कोई दूसरा देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, रशिया है, कोई भी कंट्री है, तो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी भारतीय नागरिक, यहां ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे आपको ध्यान रखना है, 2-3 में कंफ्यूजन होता रहेगा, 18(2) में भी, 18(3) में भी, ठीक है। तो यहां बात की है भारतीय नागरिकों को कोई अगर उपाधि देता है तो उसको उपाधि से रोकता है। 18(2) कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य है, कोई अगर फॉरेन स्टेट है, कोई कंट्री है, अगर आपको कोई अगर उपाधि दे रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है ना। आपने कभी सुना होगा दिलीप साहब को निशाने पाकिस्तान दिया जा रहा था, सरकार ने मना किया था क्योंकि 18(2) का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। अब किसी अन्य देश की उपाधि धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, फिर ध्यान से समझिए। तीसरा बात कहता क्या है कि अगर कोई विदेशी है, कोई फॉरेन नेशनल है, ठीक है ना, जो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे है, ठीक है ना, ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ही इज अंडर एनी ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मे एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी कि कोई विदेशी अगर है, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे है या किसी ट्रस्ट के अंतर्गत है, तो क्या कर सकता है वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो आपको याद रखना है कि कोई विदेशी ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी। कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी। यानी कोई विदेशी अगर किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे देश से, अगर जो भारत के अधीन लाभ के पद पे है, अगर यहाँ कोई सेवा में काम कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई अगर टाइटल अगर लेना है, कोई अगर दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, और राष्ट्रपति जब उसको अलाउ करेंगे तभी वो ले सकता है, अन्यथा वो भी
नहीं ले सकता। सो आर्टिकल 2 और 3 में समझ में आ गया। 2 बात करता है नागरिकों के लिए, नहीं ले सकता। 3 बात करता है विदेशियों के लिए, ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं। ठीक है, चलिए सर, हो गया सारे लोगों का। नेक्स्ट आ जाइए। अब आर्टिकल 18(4) क्या कहता है? 18(4) क्या कहता है साहब? 18(4) ये कहते हैं, 18(4) ये कहते हैं, अ सिटीजन और अ फॉरेनर, सिटीजन के बारे में बात हो रही है और फॉरेनर के बारे में, यानी कि नागरिक और विदेशी दोनों के बारे में बात हो रही है, कि अगर कोई नागरिक या विदेशी क्या करता है, भारत सरकार के अधीन क्या करता है, अगर लाभ के पद पे है या किसी ट्रस्ट के अंतर्गत है, ठीक है ना, ठीक है, अगर है तो वो क्या कर सकता है, कैन एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी विदेशी है या कोई भी नागरिक है, अगर उसे कहीं विदेश से कोई उसे वेतन मिल रहा हो, कोई गिफ्ट मिल रहा हो, कोई उपहार मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, एमोल्यूमेंट्स कुछ भी, भत्ता कुछ भी अगर दिया जा रहा है, तो वो तभी ग्रहण करेगा जब राष्ट्रपति इसकी इजाजत देंगे। ठीक है, सो 18(4) में समझ में आ गई बात। 18(2) नागरिक, 18(3) विदेशी, 18(4) नागरिक और विदेशी दोनों। कंडीशन समझ में आ रहा है सारी चीजों को। सो ये है 18(4) के तहत राज्य के लाभ के तहत लाभ या विश्वास के किसी भी कार्यालय को धारण करने वाला नागरिक, विदेशी राष्ट्रपति, नागरिक या विदेशी राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी विदेशी राज्य के अधीन या किसी भी वर्तमान प्रलब्धि या कार्यालय को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, हो गया ये। अब ये देखिए, बात करें तो हमारे यहाँ ये क्या है कि जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए में ये ज़रूरी है कि राइट टू इक्वालिटी मेंटेन रहे, और इसलिए किसी प्रकार का कोई कृत्रिम भेदभाव ना हो। कृत्रिम भेदभाव का मतलब है कि जो भी आप उपाधि ग्रहण करते हैं, महाराजा, धीराज, नवाब साहब एटसेट्रा, यू कैनॉट टेक दिस। ठीक है ना, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हो। कोई भी हेरिडिटरी जो टाइटल है, यू कैनॉट ओन दैट। आप नवाब साहब है, जमींदार के परिवार से, यू कैनॉट ओन दैट। ठीक है, सो ये 18(4) है। अब इसके बारे में कुछ डिबेट भी है, इस डिबेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो क्योंकि ये जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स हैं इनको एबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल के अंतर्गत, क्योंकि ये इक्वल स्टेटस के बारे में बात करते हैं, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल फॉर ऑल। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट की चर्चा भी करेंगे। ये आपका स्टैटिक सेक्शन ही है, लेकिन इसमें कभी भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसको प्लीज और प्लीज ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता, तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है। ठीक है ना, फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास। ठीक है, अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड। राइट सर, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। राइट, सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें, आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले। ठीक है, फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी,
एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर्स एंड मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स।